वेन हॉफ फैक्टर पहली लाइन हमने बोली, इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट एज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि भाई अभी तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये बोल रहे थे बेटा कि वो प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट पे, मोल सॉल्यूट पे डिपेंड करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। भाई हम अब तक बोल रहे थे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, और पहला ही पॉइंट है इट एक्सप्लेन्स द नेचर। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। कहना ये चाहता हूं कि बेटा अब तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें जो सॉल्यूट था वो क्या था? सॉल्यूट में या तो यूरिया था, या फिर हमारा शुगर था, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हम कह सकते हैं जो सॉल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अब आप समझना इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सीन होने वाला है। सीन सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होती है जो पानी में या सॉल्वेंट में जाकर के आयंस में टूट जाती है, ठीक। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होती है जो पानी में जाकर नहीं टूटे। जितने मोल्स पहले थे उतने मोल्स बाद में पड़े रहे, सॉल्वेंट में भी उतने पड़े रहे, तो सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अब सवाल क्या था कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आपने जैसा कि ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेगा, तो ऐसा कैसे? तो देखो भाई फिर दोबारा समझाता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द मोल्स और द अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, अभी हमने पढ़ा था। अब यहां, अब से पहले हम पढ़ रहे थे कि पानी में यार 200 ग्राम चीनी डालो, 200 ग्राम नमक डालो, 2 मोल चीनी डालो, 2 मोल शुगर डालो, फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट सेम है ना। तो उससे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट सेम आना चाहिए था। बट वहां हम एक बात बोल रहे थे इरिस्पेक्टिव नेचर, क्योंकि हम कह रहे थे भाई नेचर की हम बात नहीं कर रहे, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। अब यह वेंटो फैक्टर में क्या होता है बेटा कि कई बारी वो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है। मेरी बात आ रही समझ में? कई बारी वो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सॉल्वेंट में जाकर के उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो बेटा बदल जाएंगे। कई बार पार्टिकल टूट के बढ़ जाते हैं, कई बार एसोसिएशन होकर जुड़ के कम हो जाते हैं। तो सवाल वही है कि अगर वो पार्टिकल बढ़ गए या कम हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो पार्टिकल पे डिपेंड करती है, मोल पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए वेंटो फैक्टर इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इवेंचुअली आपको यही एक्सप्लेन करेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कई बार टूटेगा तो उसका एसोसिएशन क्या, डिसोसिएशन कैसे होगा, और जब वो जुड़ेगा तो एसोसिएशन कैसे होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बिफोर एसोसिएशन एंड आफ्टर एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है बेटा? तो देखो सबसे पहली बात, इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट एज इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी की कहानी कब से चल रही है? बिकॉज एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में ऐड होता है तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, which changes the number of particles of the moles resulting change in the colligative property। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल ही बदल गए, तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान से सुनना। अब यहां आयोटा का पहला फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं? नॉर्मल मोलर मास, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू दैट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। थोड़ी देर में भी बताऊंगा नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। ऑब्जर्व टू दैट ऑफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा। एक दूसरा डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन है, और कितने बाद में, उनका रेशियो भी हमारा वेंटो फैक्टर बताता है बेटा। और ये नोट हमारा लास्ट में काम आएगा। अगर किसी केस में वेंटो फैक्टर 1 से कम आता है, कभी भी ध्यान रखना, अभी हम देखेंगे वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करेंगे हम दो तरीके से। डिसोसिएशन जब टूट रहा होगा सॉल्यूट हमारा तब, और जब जुड़ रहा होगा सॉल्यूट तब वेंटो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सीखेंगे। उस दौरान ये नोट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर वेंटो फैक्टर कभी 1 से कम आया तो वो एसोसिएशन का केस है, और अगर वेंटो फैक्टर बेटा 1 से ज्यादा आया तो वो हमारा केस है डिसोसिएशन का। मेरी बात सबको समझ आ गई होगी? ठीक, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो बेटा आगे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है, अच्छा नोट, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। अब देखो, इट इज द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कैलकुलेटेड आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट टूट गए या जुड़ गए, तो जुड़ने या टूटने के बाद, पहले मैंने कहा वेंटो फैक्टर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर मतलब क्या होता है कि भाई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाकर के कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है, पार्टिकल चेंज हो रहे हैं इवेंचुअली। तो ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास,
ठीक, एबनॉर्मल मोलर मास की बात कर रहा हूं, ये तब कैलकुलेट होता है जब वो टूट जाए या जुड़ जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, वेंटो फैक्टर कंप्लीट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये तो कब से आप चिल्ला रहे हो कि वेंटो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये वेंटो फैक्टर पे सवाल हर एक एग्जाम में आया है, जेई में, नीट में, सीबीएसई में, अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीबीएसई से लेकर ऑल ओवर इंडिया जितने बोर्ड एग्जाम्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये अच्छे से समझना आप लोगों को, अगर ये समझ आ गया तो आप समझना आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर कल आपका एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 2 दिन में एग्जाम है, 1 वीक में एग्जाम है, ये पूरा चैप्टर देख लो, वन शॉट 2.5-3 घंटे की वीडियो बेटा, आपके फुल आउट ऑफ फुल आने। बट कंडीशन इज वन कि यू हैव टू डू द रिटन प्रैक्टिस, सब नोट्स को लिखना है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेते जाओ समझते जाओ, तो लिखना है, और बीच बीच में जो बेटा क्वेश्चन दिए मैंने वो भी करने हैं, और मेक श्योर ये करना है कि और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो हमने देखा, इसको हम लोग बेटा आरएलवीपी बोलते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू काई 2 इनटू आई, यहां पे भी हमने आई मल्टीप्लाई करा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम इनटू आई। अगर मैं बेटा इस वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लूं, यहां पे समझना आप, डेल्टा टीबी व्हिच इज इक्वल्स टू केबीएम इनटू आई, तो बेटा आई कैसे हम यहां डिफाइन करेंगे, आई हमारा आएगा एज केबीएम अपॉन में डेल्टा टीबी। ठीक, अब यहां पर केबीएम को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा टीबी को हम बेटा क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक बेटा मेरी बात समझना, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डेफिनेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, हमने देखो आपको दिखा देता हूं क्या पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चेंज आया है आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन टू दैट ऑफ कैलकुलेटेड, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना चेंज आया, इसी रेशियो से हमारा आयोटा आ जाता है। बेटा जरूरी क्यों है इतना, अब समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से। मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन ले रहा हूं बेटा मैं, और इन दोनों सॉल्यूशंस में आप ध्यान से समझना, इसमें मेरे पास भाई सॉल्वेंट वाटर है, इसमें भी हमारा सॉल्वेंट वाटर है, वाटर आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेटा, बात आ रही होगी समझ में। ज्यादातर केसेस में हम लोग सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर सॉल्वेंट है, इसमें भी हमारा वाटर है, इसमें भी हमारा वाटर है। इसमें बेटा मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल NaCl ऐड कर रहा हूं, और बेटा इसमें 1 मोल में ऐड कर रहा हूं शुगर। शुगर समझते हो बेटा, शुगर मतलब चीनी, केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11। चीनी का जो फॉर्मूला होता है सबको पता होना चाहिए, C12H22O11। अब डिफरेंस दोनों में पता है सबसे बड़ा क्या है, डिफरेंस ये है कि जो NaCl है ना बेटा, NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, समझना, और जो शुगर है बेटा ये हमारा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा जिसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ना एसोसिएशन एक्सपीरियंस करेंगे ना डिसोसिएशन। भाई दोनों के 1-1 मोल लिए मैंने, 1 मोल NaCl 1 मोल शुगर। भाई अब तक मैं बोल रहा था कि दोनों के मोल जब पानी में जाएंगे तो मोल सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, चाहे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं। यहां मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ले रखा था, डेल्टा टीबी केबीएम ले रखा था, इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंस आई हैव टेकन द सेम अमाउंट, सेम मोल ऑफ शुगर एंड वाटर, इट्स सपोज्ड टू हैव सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। You know what I'm trying to explain, but it is not actually. Reason is NaCl, as NaCl is an electrolyte, and NaCl जब बेटा पानी में ऐड होगा तो जैसे NaCl का 1 मोल आप डालोगे बेटा तो NaCl आपका टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। तो this 1 mole of NaCl gives 1 mole Na plus 1 mole बेटा Cl माइनस आए, तो इवेंचुअली यहाँ पे 1 मोल जाके 2 मोल हो गया। तो जब 2 मोल आ गया तो पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गए, सोल्यूट के बढ़ गए मतलब इन शॉर्ट में अभी आपको बता देता हूं, यहाँ आयोटा 2 हो गया, और यहाँ पर आयोटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो तो जितना था उतना ही पड़ा रहेगा, उसके लिए तो भाई पार्टिकल सॉल्यूट आपका चेंज ही नहीं होना, चीनी 1 मोल था 1 मोल पड़ा रहेगा। लेकिन नमक मैंने 1 मोल डाला बेटा और ये 2 मोल हो गया। नमक के लिए मैं फिर बता दूं हमारा आयोटा जो है यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा हमारा 2 हो गया। अब आयोटा 2 होने से क्या होता है बेटा, अब इधर समझना मेरी बात को जरा ध्यान से, कि हमने लिखा था
कि अगर इस नमक के लिए मैं बात करूं तो नमक के लिए डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी केबीएम। देखो अभी हमने सामने लिखा था, ये रिलेशन हमने करा, इसके लिए मैं दोनों के लिए अगर जरा बात कर लूं बेटा, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि भाई रेशियो हमने डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया, अब आगे देख लेते हैं। फॉर NaCl जो डेल्टा टीबी था बेटा वो था केबीएम इंटू आई। तो NaCl के लिए जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके लिए ये हो जाएगा आपका बेटा डेल्टा टीबी NaCl के लिए वो हो जाएगा बेटा हमारा KBm इंटू टू। आई मीन कि इसका जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का इट विल बी ट्वाइस एज कंपेयर टू द शुगर। भाई इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ट्वाइस आ जाएगा। आप समझना मेरी बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो मोल पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे। यहां तो भाई बिना नेचर के तो हम एग्जैक्ट पता कर ही नहीं सकते ना कि मोल बढ़ भी रहे या कम हो रहे, टूट रहे, जुड़ रहे। इसीलिए वेंटो फैक्टर बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि वेंटो फैक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई वो पार्टिकल जो सॉल्यूट का हमने सॉल्वेंट में डाला है वो डालने के बाद वो टूट रहा है, जुड़ रहा है, जैसे NaCl, NaCl यहाँ डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा था बेटा, एक पार्टिकल दो, एक मोल दो मोल में बदल गया। तो सवाल जो हमारा था कि अभी तक हम बोल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इररिस्पेक्टिव नेचर, ऑब्वियसली बात है वहां नेचर की बात नहीं हुई, लेकिन अब हम नेचर की बात कर रहे हैं और नेचर सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा। और बिना नेचर के आप कोई भी एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पिक नहीं कर सकते। क्यों? आप सामने देखो, मैंने कहा एक मोल चीनी है, एक मोल नमक है, अब दोनों का एक एक मोल डाला पानी में, वॉल्यूम दोनों का मान लो, भाई वाटर का मान लो यहाँ पे 500 ml पानी है, वहां पे भी मान लो 500 ml पानी है, अब 500 ml पानी दोनों में है, लेकिन जो एक मोल NaCl था उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ट्वाइस आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, एक मोल जाती दो मोल हो गया पानी में, तो ज्यादा मोल बढ़ गए तो ज्यादा लोवरिंग आया आपका वेपर प्रेशर में, अब ज्यादा लोवरिंग हो गया वेपर प्रेशर में तो एलिवेशन भी उतना ही जाएगा। तो बेटा इस पॉइंट से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू केबीएम इंटू आई हुआ, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम इंटू टू हो गया NaCl के लिए। लेकिन यही अगर मैं शुगर के लिए करता, यही अगर मैं करता डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू केबीएम इनटू, तो बेटा अगर मैं ये शुगर के लिए करता तो शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए 1 मल्टीप्लाई करता, इट विल रिमेन सेम, ये बिल्कुल वही रहता जितना था अभी। तो ये आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले, और सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इफेक्ट होती है। अब देखो 1 2 3 4 चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने आई मल्टीप्लाई करा, आयोटा, बिना आयोटा का तो इनकम्प्लीट है भाई, आयोटा पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो बेटा अब आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल टूट कर कैसे बदलते हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, और जुड़कर कैसे बदलते हैं फिर उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब आगे है कैलकुलेशन ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। भाई अगर कोई पार्टिकल सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए बहुत सिंपल है, वेंटो फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, आयोटा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, ये बेटा हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा का मतलब हो गया बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पता है बेटा टूटने का, कितना टूट रहा है, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन का मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप समझना बेटा मेरी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, भाई कितने पार्टिकल उसके डिसोसिएट होंगे। ठीक, एन तो हमें पता चल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इनसे वेंटो फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा बेटा, एक एग्जांपल समझो। पीछे हमने NaCl लिया था बेटा, ये रहा हमारा NaCl। अब NaCl हमेशा पता है, हमें बचपन से पढ़ रहे हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, मतलब 11 से पढ़, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल दो हो गए, इसके लिए आयोटा जब आप निकालोगे बेटा तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर हम एक छोटा सा नोट ये मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा अल्फा होता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 और इसके लिए बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अल्फा 1 होता है, हमने 11th में पढ़ा है, क्योंकि वो 100% टूटते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया NaCl का आपका वेक्टर फैक्टर। जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करके आयोटा हमारा 2 आएगा, जो हमने पीछे देखा। इसी तरीके से सपोज कोई और इलेक्ट्रोलाइट हुआ, कोई और इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो बेटा हम उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई और इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने ले लिया बेटा, ये ध्यान रखना है अल्फा 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एग्जांपल, सपोज मैंने H2SO4 ले लिया, सपोज H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। अब H2SO4 कैसे फूटता है बेटा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक,
तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस कैसे टूटेगा, ठीक है बेटा, और इसको कंप्लीट आयोनाइजेशन करोगे तो बेटा ये कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे 2H प्लस, और इधर अगर मैं इसको कंप्लीट डिसोसिएशन में ले लूं बेटा तो H2SO4 हमारा टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां से आपका आप देखो कितने पार्टिकल टूट गए टोटल, पूरा आयोनाइज हो गया। तो पूरा आयोनाइज हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा H2SO4 में हमारे निकले 3। तो यहां से आयोटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू इंटू बेटा क्या होगा हमारा यहाँ पे अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो H2SO4 के लिए आयोटा बेटा हो जाएगा 3, NaCl के लिए 2 था, H2SO4 के लिए 3 हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम आयोटा निकालते हैं कि भाई वो एक मोल एक पार्टिकल जाके कितने मोल्स में बदलेगा, एक मोल पार्टिकल कितने में, 2 में, 3 में, 4 में। तो जितने मोल सॉल्यूशन में जाके बढ़ गए, समझ गए। अभी हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब पार्टिकल जब टूटे, तो टूटने का मतलब है कि हम इस तरीके से निकालते हैं उसका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने निकाल लिया। और जब भी कोई सवाल आएगा आपको बिना बिना वेंट ऑफ फैक्टर के आप एग्जैक्ट कंक्लूड कर ही नहीं सकते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर सकता है, कभी आपसे सपोज ऐसा बोल दे कि कोई अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें उसका आयोटा निकालो, सिर्फ 75% टूटा है। सपोज मैंने बोला 75% ही डिसोसिएट हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा की जगह बेटा 75/100 ले लेंगे। ये थोड़ी सी एडिशनल चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर 75% ही टूट रहा है तो अल्फा ले लेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75/100, ठीक है बेटा। तो ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हो गया डिसोसिएशन का। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये तो पार्टिकल टूट के कैसे बढ़ते हैं हमने देखा, अब हम देख लेते हैं पार्टिकल जुड़ के कैसे कम होते हैं, ठीक है बेटा। आगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। अब पार्टिकल भाई जुड़ के हमेशा टूट के मतलब टूटते ही नहीं है, कई बार वो जुड़ते भी है सॉल्वेंट में जाकर के, देखो बताता हूँ। तो बेटा इसके लिए आयोटा सीधे टू द पॉइंट 1 प्लस ट्रिक बता रहा हूँ 1/n-1 इनटू बेटा यहाँ पर क्या लेंगे हम बीटा। अब बीटा का मतलब बेटा क्या होगा, बीटा मतलब हो गया हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है बेटा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा बीटा हो गया, ठीक। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, बेटा सबको समझ आ रही बात नहीं आ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड मतलब कितने पार्टिकल हमारे एसोसिएट हुए। थोड़ी देर में ये भी समझाऊंगा कि एसोसिएशन होता क्या है। भाई एसोसिएशन को हम लोग क्या देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। डिसोसिएशन तो समझ आ गया होगा, सर टूट जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। सर जुड़ता कब है, जुड़ के पार्टिकल कैसे कम होता है, हम वो देखने वाले हैं इसमें। नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ एन अगर हमारा 2 है तो हमको शब्द मिलेगा यूज करने के लिए डाइमर शब्द, ठीक है टेक्निकल। अगर एन हमारा 3 है तो बेटा वो ट्राइमर शब्द का यूज करेगा, ठीक। डाइमर का मतलब 2 मिलके जब एक हो जाए, ट्राइमर जब 3 मिलके एक हो जाए, एन 4 टेट्रामर, ठीक है बेटा। तो जब 4 मिलके एक हो जाए तो टेट्रामर, मल्टीपल मिलके एक हो जाए तो पॉलीमर। जुड़ रहे हैं डाइमर, 2 मिलके एक, 3 मिलके एक ट्राइमर, 4 मिलके टेट्रामर, मल्टीपल जुड़ गए तो पॉलीमर। ऐसा केस हमारा उतना नहीं पूछा जाता, बस हाँ ये थोड़ा सा हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि 2 के लिए डाइमर है, 3 के लिए ट्राइमर, वो शब्द यूज करेगा। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात बेटा ये है हमारी कि ये जुड़ता कैसे, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ जरा। जैसे आपको पता है इथेनोइक एसिड जो होता है ना बेटा, इथेनोइक एसिड डाइमराइजेस, कभी भी ध्यान रखना, डाइमराइजेस इन बेंजीन सॉल्यूशन। इथेनोइक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। इथेनोइक एसिड बेंजीन में या तो डाइमराइज हो जाएगा। अब डाइमराइज क्या होता है, एज इट फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इन, ठीक है बेटा। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म होना चालू हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट। वही सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में जा करके
उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको हम बोल लेते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट मोल नहीं पता होंगे कि भाई कई बार सॉल्वेंट में जाकर के पार्टिकल जुड़ जाते हैं, कई बार टूट के बढ़ जाते हैं, तो हम एग्जैक्ट वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे उसका एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए बेटा हम वेंटर फैक्टर करते हैं। और यहाँ वेंटर फैक्टर कैलकुलेशन हो रहा है किसके लिए बेटा? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जब पार्टिकल जुड़ जाए। तो जुड़ जाए तो फॉर्मूला हमने देख लिया बेटा, ये फॉर्मूला सबको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 + 1 अपन में n-1 इंटू बीटा, बीटा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड। ठीक, अब ये मैं बताता हूं कि ये एसोसिएशन होता कैसे। बेटा आपको इथेनोइक एसिड ऑर्गेनिक का पार्ट है, शायद इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा बेटा। OH ऐसे एक इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल हो गया बेटा। दूसरा मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड का मैं लूं बेटा, यहाँ पर समझना मेरी बात ध्यान से, और बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। दो मॉलिक्यूल लेंगे। अब यहाँ बेटा देखो तो ये O और H के बीच में डॉट डॉट डॉट, O और H के बीच में डॉट डॉट डॉट, तो ये दो मॉलिक्यूल पहले अलग अलग थे, मिलके एक हो गए। एक हो गए मतलब ये डाइमराइज हो गए। तो डाइमराइज होने का मतलब ये होता है कि यहां हमने तो भाई 2 मोल्स डाले थे इथेनोइक एसिड के, सॉल्वेंट में जाके वो एक हो गया। 4 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, कम हो गया पार्टिकल। तो भाई जब पार्टिकल सॉल्यूट कम हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये वो दूसरा फैक्टर है, दूसरा कारण है जो वेंटर फैक्टर कहता है कि भाई एसोसिएशन से तो होता ही है पार्टिकल चेंज, डिसोसिएशन से भी पार्टिकल चेंज हो जाता है। बेटा हमें ध्यान रखना होगा, सबको समझ आ गया होगा। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहां से आपको वेंटर फैक्टर निकालना है, और वेंटर फैक्टर अगर आपने निकाल लिया, उसके बाद जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी सब में आई मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, बस हाँ सवाल को ध्यान से पढ़ना है। जिस सवाल में बोलेगा ना कि अननोन सॉल्यूट वेइंग व्हाटएवर द मास, आई मीन वो अगर बोल दे कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलके मिल गया ना, तो आयोटा का कोई रोल नहीं है, खत्म है आयोटा। लेकिन जब वो बोलेगा कि भाई इथेनोइक एसिड डाला है बेंजीन में, या कई बार आपसे बोल देगा कि भाई आपका NaCl डाला है, H2SO4 डाला है, इस तरीके से जब सवाल पूछ ले तो बेटा ये बहुत जरूरी होता है आपको ये समझना कि किस तरीके से वो टूट के या जुड़ के, कभी एसोसिएशन का केस या डिसोसिएशन का केस, हम पहले आयोटा निकालेंगे तब जाकर हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरी बात सबको समझ आ रही होगी? ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी बात और बता दूं यहाँ पर मैं, हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन देख लिया बेटा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी और समझाने वाली ये बात है कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, और यहीं पे इसी स्लाइड में हमारा हो जाएगा कवर। मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल NaCl है, ठीक है बेटा, 1 मोल आपका H2SO4 है, ठीक है बेटा, ये हमारा A, ये हमारा B, C, 1 मोल यूरिया है बेटा, ठीक, और 1 मोल हमारा बेटा ये हो गया D, 1 मोल हो गया हमारा K4FeCN होल 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सब में किसमें होगा, तो भाई यूरिया का तो आयोटा 1 हो गया, NaCl के लिए 2 हो गया, H2SO4 का 3 हो गया, इसका K4FeCN6 के लिए बेटा आयोटा 5 होगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको आगे पता चलेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसका आयोटा क्योंकि 5 है, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा एलिवेशन या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। ये बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बातें हमने समझा दी, इसको आगे क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम देखेंगे कभी, ऐसा नहीं है कि चीजें इस तरीके के सवाल आएंगे, बस ये हाँ ध्यान रखना हमें ये। ठीक है, वेंटर फैक्टर एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया। अब आते हैं हम आगे, क्या है हमारे लिए, अच्छा ये अब आ गया हमारा सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर रिलेटेड, इस पर बेस्ड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब हमें इसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, क्या करना है, इसका रोड मैप कैसे होगा मैं देखूंगा। देखो बेटा, इसमें बोला 2 ग्राम ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक, अब 2 ग्राम बेंजोइक एसिड W मतलब सॉल्यूट हो गया बेटा। W2 बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी बेंजोइक एसिड है सॉल्यूट हमारा, बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, ये हमें दिया 2 ग्राम दे दिया, डिसॉल्व इन C6H6 बेंजीन, बेंजीन का मास बेटा कितना दिया हुआ है हमें, हमें दिया 25 ग्राम C6H6, समझना, तो ये दिया है हमें 25 ग्राम। कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में डाला गया, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF वो आया 1.62 केल्विन। सवाल समझ आ रहा है बेटा, हमने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला,
बेंजीन में डाला जिसे डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट पे 1.62 केल्विन। ठीक, अब 1.62 केल्विन डिप्रेशन आया, आपसे कह रहा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेटा क्या समझाया था, केएफ, ये भी दिया हुआ है, केएफ इज 4.9 केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट तो सबको आता होगा। तो आपसे कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में डाला, जिसकी वजह से ये हमारा डिप्रेशन आया इतना। कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ एसोसिएशन इफ इट फ्रॉम डाइमर इन सॉल्यूशन। आ गया आपका सवाल, कह रहा है कि भाई कितना परसेंट जुड़ा होगा जब ये डाइमर बनाएगा। अब सवाल है कि सर ये डाइमर क्या होता है, कितना परसेंट जुड़ा, ये क्या बात यार। परसेंट एसोसिएशन से पहले डिग्री एसोसिएशन निकाल लो ना बेटा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे आओ पहले। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ, आप देखो रोड में क्या क्वेश्चन का बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या होता है बेटा, वो होता है बीटा। बीटा कहां से आता है आपको पता होगा, आयोटा का फॉर्मूला 1+1 अपन में n-1 इंटू बीटा। अगर बीटा निकाल लो बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपके पास आ गया तो इंटू 100 कर दो, आपका परसेंट एसोसिएशन आ जाएगा। ठीक, समझ आया, हाँ सर अब कुछ समझ आना चालू हुआ कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब बीटा पूछ रहा है, और बीटा अगर हमारा आ गया तो इंटू 100 करके परसेंट भी आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल है कि सर इसमें n हमारा 2 होगा, क्योंकि बोल रहा है इट फॉर्म्स डाइमर, समझना में, इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन, मतलब ये जब जा रहा है तो डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज मतलब बेटा वो 2 मिलके एक हो रहे हैं, पीछे मैंने बोला था ना, ये देखो इथेनोइक एसिड का केस, 2 मॉलिक्यूल डाले 2 मिलके एक हो गए, तो वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड भी डाइमराइज हो गया बेंजीन में जाकर। ठीक, तो जब ये डाइमराइज हो गया तो N2 हो गया। तो कुल मिला के बात ये कि इधर आपने आयोटा को इतना फ्रेम करा इस तरीके से, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को लेकर के। अब दूसरी तरफ आपको फ्रेम करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है, वो कहती है हमारी डेल्टा टीएफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर है, किसी को भी लेके हो सकता था, which is equal to KFM। अब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है बेटा, इतना देखो ध्यान से, डेल्टा टीएफ विच इज इक्वल टू केएफएम, अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि डेल्टा टीएफ विच इज इक्वल्स टू केएफएम। तो इसमें 3 चीजें, डेल्टा टीएफ हमें दिया, केएफ भी हमें दिया, सिर्फ हमें मोलालिटी तो ढूंढनी है बेटा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप मोलालिटी ढूंढ लो। मोलालिटी क्या होता है, N2/W1 into 1000, अलग अलग सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। तो N2/W1 जो मोलालिटी है हमारा, N2 कैसे खुलेगा बेटा, W2/M2 इंटू W1 इंटू, बार बार कह रहा था ना मोलालिटी, मोलालिटी पढ़ लो अच्छे से, बार बार आएगा। ठीक, सवाल क्या था, वापिस देखो यहाँ पर, सवाल ये था कि सर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो उसकी वजह से वहां पे आएगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में 1.62 केल्विन, और जो हमारा केएफ दिया था 4.9 केल्विन केजी पर मोल, केएफ भी दिया है, डेल्टा टीएफ भी दिया है, डाइमराइज हो रहा है, पूछ रहा है कि कितना परसेंट एसोसिएट हुआ, जुड़ रहा है, सबको पता है क्वेश्चन कह रहा है, तो कितना परसेंट जुड़ा होगा अगर इतना डिप्रेशन लेकर आया है फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ, तो बताओ। तो बेटा उसके लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम हमने करा, देखो सामने यहाँ पर क्या करा, केएफएम डेल्टा टीएफ हमें दिया था 1.62, केएफ हमें दिया बेटा 4.9, मोलालिटी को सॉल्व करेंगे तो बेटा W2 हमारा कितना था, W2 हमारा 2 ग्राम था, एंड W1 बेटा हमारा कितना था, 25 ग्राम था। W2 मतलब सॉल्यूट का मास जो कि बेंजोइक एसिड था, W1 मास बेंजीन 25 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट M2, M2 बेटा कौन है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मास कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये 78 के आसपास होता है इसका। तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना एक बारी खुद से कि क्या होना है क्या नहीं, यहाँ पे व्हाटएवर जो मास आए, आई एम नॉट सेइंग, जो भी मास आए इधर आप कैलकुलेट कर लेना एक बारी फटाफट। तो मोलालिटी में आपको बता दूं यहाँ पर आएगी 0.60। अब मोलालिटी 0.60 आई बेटा, तो अब सवाल ये है कि डेल्टा टीएफ विच इज इक्वल्स टू, डेल्टा टीएफ हमने इधर रखा, मोलालिटी आ गई हमारी सॉल्व, ध्यान से समझना, 1.62 विच इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 0.60। ठीक, तो अब जब हमने इस फॉर्मूले को यहां ले लिया, हमने पूरा सॉल्व करा, तो सवाल आ रहा होगा सर अब इसका क्या रोल है, अब आगे क्या करेंगे। अब आगे आप कुछ नहीं करोगे, डेल्टा टीएफ केएफएम तो था ही हमारा, केएफएम के साथ हमें पता है कि भाई इंटू आई भी होता है, आई मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा आई हमारा क्या होगा, आई हमारा होगा जैसे हमने पहले पढ़ा डेल्टा टीएफ अपॉन में केएफएम, समझना मेरी बात।
विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ 1.62, नीचे के एफ एम 4.9 इंटू 0.60। तो बेटा यहां से जो आयोटा आएगा वो आएगा 0.50। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आयोटा आ गया 0.50, मोलालिटी 0.60 आई। सॉल्व करना पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। तो अगर आपके पास मोलालिटी थी, मोलालिटी से आपने आयोटा निकाला, और अगर आपके पास आयोटा आ गया तो बेटा अब इसको देखो, आयोटा के बाद हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसी में अब आगे सॉल्व कर देंगे। आयोटा की जगह रख देंगे आपका 0.50 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू बीटा। तो बेटा यहां से जो बीटा होगा हमारा वो आएगा 1, और उसको बोलेंगे हमारा 100% कि आपका ये 100% एसोसिएट हुआ है। सवाल देखा बेटा आप लोगों ने, लॉजिक बड़ा सिंपल था। लॉजिक में हमें डेल्टा टीएफ दिया था, हमें केएफ दिया हुआ था। केएफ मतलब पता है क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। सवाल फिर वही बार बार कह रहा हूँ, आपको कितनी चीजें इसमें समझनी थी। एक तो डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, केएफ दिया था, हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा टीएफ विच इज इक्वल टू केएफएम इनटू आई करा। तो डेल्टा टीएफ केएफएम इनटू आई करा तो आई आया हमारा डेल्टा टीएफ अपॉन में केएफएम। हमने मोलालिटी अलग से सॉल्व करी, फिर वहां पे वैल्यूज रख दी, और फिर सीधे सीधे हमारा आंसर हमने यहाँ ले लिया कि बेटा हमारा वेंटो फैक्टर इस प्रकार से आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो अब ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो बेटा यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। ठीक है बेटा।